ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀದ್ ಎಂಕೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ HD ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನಿಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹುವಿಕಲ್ಪಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು, SSLC सार्वत्रिक परीक्षा में बहुविकल्पीय व्याकरण संबंधी प्रश्न इन अंशों पर आधारित है. आप जानते हैं लगभग 12 से 13 व्याकरणिक अंश हैं, जैसे संधि, समास, प्रेरणार्थक क्रिया, लिंग, वचन, कारक, की और की का प्रयोग, विराम चिन्ह प्रयोग, विलोम शब्द, मुहावरे, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द और काल के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना है. सबसे पहले छात्रों, संधि के संबंध में आपके सम्मुख कुछ विचार मैं रखना चाहता हूँ. संधि में 3 विधाएं हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर सिर्फ हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को ही अध्ययन करते हैं. स्वर संधि के 5 भेद हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि. और इसके साथ व्यंजन संधि के संबंध में भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं. सबसे पहले संधि के संबंध में किस तरह के SSLC सार्वत्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आइए कुछ उदाहरणों के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं. यहां पर 2 तरीकों से प्रश्न आ सकते हैं संधि के संबंध में. जैसे कि एक शब्द विशेष को देकर उस शब्द विशेष किस संधि का उदाहरण है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है. यहां पर एक उदाहरण देखिए, आइए. महाशय शब्द इस संधि का उदाहरण है. दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि और यण संधि. महा प्लस आशय, यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो. इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है. एक और दूसरा तरीका है, जैसे कि निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है गिरीश, रमेश, सदैव, अत्यंत. यहां पर रुद्धि संधि का उदाहरण हुआ सदैव. इस तरह 2 तरीकों से संधि के संबंध में प्रश्न पूछने की संभावना है. और अगला अंश है समास. आप जानते हैं हिंदी समास के 6 भेद हैं: अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास. समास के अंतर्गत भी 2 तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं. जैसे यहां पर आइए, एक उदाहरण तौर पर आपको समझाऊंगा. हाथ पांव शब्द इस समास का उदाहरण है. अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास. यहां पर उत्तर हुआ हाथ पांव, उत्तर हुआ द्वंद्व समास. एक और दूसरा तरीका है प्रश्न पूछने का समास के अंतर्गत. निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है बेईमान, राजमहल, कनकलता, चौराहा. यहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ राजमहल. इस तरह 2 तरीकों से प्रश्न पूछने की संभावनाओं को हम पिछले प्रश्न पत्रिकाओं में देख सकते हैं. अगला अंश है प्रेरणार्थक क्रिया. अक्सर हम पिछले प्रश्न पत्रिकाओं को देखने से हमें मालूम होता है कि प्रथम प्रेरणार्थक संबंध ही प्रश्न पूछे गए हैं. यहां पर 2 तरीकों से प्रश्न पूछने की संभावना है. सबसे पहले निम्न शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है. जैसे आइए यहां पर देखेंगे: बचपन, चतुराई, लेखन, दिखाना. यहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप हुआ दिखाना.
प्रेरणार्थक क्रिया में एक और दूसरे तरीके से प्रश्न पूछने की संभावना है, जिसे आइए यहाँ पर देखेंगे। जीतना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। जीत, जिताना, जीतना, जितवाना। यहाँ पर जीतना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उत्तर है जिताना। और व्याकरण संबंधी एक और दूसरा अंश है लिंग। लिंग संबंधी किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, आइए यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अक्सर इस तरह के प्रश्न कुछ आने की संभावना है। ये यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को मिलाकर देकर इनमें कोई विशेष लिंग संबंधी उदाहरण को पहचान करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आइए देखेंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है सेवक, गायक, नाविक, नायिका। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है नायिका। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। लिंग संबंधी एक और दूसरे तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना है। आइए यहाँ पर उदाहरण तौर पर देखेंगे। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ठकुराइन, ठाकुराइन, ठाकुरानी, टोकरी। यहाँ पर ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है ठकुराइन। इस तरह दो तरीकों से प्रश्न पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। एक और व्याकरण संबंधी दूसरा अंश है वचन। वचन संबंधी लगभग 4 तरीकों से प्रश्न पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। पहला यहाँ पर उदाहरण तौर पर हम देखेंगे। निम्न में से एक वचन शब्द है दुकानें, कपड़ा, गाड़ियां, सेवाएं। यहाँ पर उत्तर हुआ कपड़ा। इस तरह एक वचन और बहुवचन शब्दों को मिलाकर यहाँ पर एक वचन या बहुवचन विशेष शब्दों की पहचान करने के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, आइए यहाँ पर देखेंगे। निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द है कमरे, किताब, गिलहरी, लिफाफा। यहाँ पर बहुवचन शब्द एक ही है कमरे, और तीनों यहाँ पर एक वचन शब्द है। इस तरीके से प्रश्न पूछने की संभावना है। एक और तरीका है वचन के अंतर्गत प्रश्न पूछने की, एक और तरीका है शाखा शब्द का अन्य वचन रूप है शाखा, शाखाएं, शाखे, शाखों। यहाँ पर शाखा का अन्य वचन रूप हुआ शाखाएं, क्योंकि शाखा स्त्रीलिंग रूप है। ये प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर हम बहुवचन रूप को बदल सकते हैं। एक और तरीका है वचन के अंतर्गत प्रश्न पूछने का, आइए यहाँ पर देखेंगे। हाथी शब्द का अन्य वचन रूप है हाथी, हाथियां, हथियां, हाथियों। यहाँ पर उत्तर हुआ हाथी। दोनों वचनों में एक जैसे रहने वाले कुछ शब्द ऐसे ही शब्दों को प्रश्न पत्रिकाओं में पूछने की संभावना है। इसी तरीके से घर शब्द का अन्य वचन दोनों वचनों में एक ही रूप में होता है। इस तरह के प्रश्न आने की संभावनाओं को हम वचन के अंतर्गत देख सकते हैं। आइए अगला अंश है यहाँ पर कारक। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी में 8 कारक हैं, जैसे कि कर्ता कारक, विभक्ति प्रत्यय ने, कर्मा कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक को, के लिए, के वास्ते, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, और अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक कुछ शब्द चिन्ह है, विशेष चिन्ह हे, अजी, अहो, अरे। इस तरह 8 कारकों को हम हिंदी व्याकरण में देख सकते हैं। पिछले प्रश्न पत्रिकाओं को देखने से हमें पता चलता है कि विशेष रूप से अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक संबंधी प्रश्नों को ही अधिकतर रूप से यहाँ पर पूछा गया है। आइए यहाँ पर देखेंगे अपादान कारक के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आइए यहाँ पर उदाहरण तौर पर हम देखेंगे। अपादान का अर्थ हुआ अलग होना, यानी विच्छेद होना। इसका कारक विभक्ति है से। यहाँ पर एक उदाहरण तौर पर आपको समझाऊंगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। यहाँ पर से अपादान कारक रूपक के रूप में प्रयोग करते हैं।
एक और दूसरा उदाहरण देखेंगे, आइए। बालक घर से चल पड़ा, यानी बालक घर से अलग हो चुका है, विच्छेद हो चुका है। एक और उदाहरण तौर पर आइए यहाँ पर देखेंगे, रेलगाड़ी मैसूर से निकलती है, यानी रेलगाड़ी मैसूर से निकलती है, वह वहां से पास हो चुकी है। इस तरह अपादान कारक संबंध कुछ प्रश्नों को पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। एक और कारक के अंतर्गत दूसरा अंश है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, बहुवचन रूप के और स्त्रीलिंग रूप के रूप में की का प्रयोग के रूप में यह बदलता है। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। विशेषतः संबंध कारक का प्रयोग एकवचन पुल्लिंग के पहले प्रयोग होता है और के का प्रयोग हिंदी में बहुवचन शब्दों के पहले और हिंदी में विशेषतः आधार सूचक शब्दों के पहले के का प्रयोगों को हम देख सकते हैं। जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण, राम का मित्र सोहन, इस तरह के कुछ उदाहरणों के तौर पर हम का प्रयोग देख सकते हैं। जैसे कि राम के माता पिता और राम के गुरुजन, यहाँ पर बहुवचन के रूप में और आधार सूचक के रूप में के का प्रयोग हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप के रूप में दीर्घ की का प्रयोग हम देख सकते हैं। आइए यहाँ पर विशेषतः दीर्घ की के संबंध में ही कुछ प्रश्नों को हम पिछले प्रश्न पत्रिकाओं में देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरणों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैं यहाँ पर करता हूँ। आइए यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर राजधानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए दीर्घ की का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है, शिल्पकला यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ की का प्रयोग हुआ है। इस तरह दीर्घ स्त्रीलिंग शब्द के पहले दीर्घ की का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और दीर्घ की का प्रयोग इस तरह भी करते हैं यहाँ पर हम हिंदी में। जैसे कि एक उदाहरण देखेंगे, आइए यहाँ पर, कल हमने बातें की, यहाँ पर कल हमने बातें की, यहाँ पर दीर्घ की अंत में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दीर्घ की का रूप हुआ भूतकालिक क्रिया के रूप में भी दीर्घ की को क्रिया के अंत में क्रिया शब्द के बदले दीर्घ की का प्रयोग हम करते हैं। एक और उदाहरण आइए यहाँ पर देखेंगे। नवीन ने परीक्षा पास की, नवीन ने परीक्षा पास की। इस तरह भूतकालिक क्रिया के रूप में दीर्घ की को अंत में क्रिया शब्द के बदले प्रयोग कर सकते हैं। ये दूसरा रूप हुआ दीर्घ की का। और एक तीसरा रूप है दीर्घ की का। जैसे यहाँ पर आइए, राम की ओर, पेड़ की तरह, इस तरह के रूप में भी हम समुच्चय बोधक के रूप में यहाँ पर दीर्घ की का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर कारक के संबंध में एक और दूसरा अंश है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के दो विभक्ति प्रतियां हैं, में, पर। हिंदी में में का प्रयोग अंदर के अर्थ में प्रयोग करते हैं और पर का ऊपर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के तौर पर यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। आगरा में ताजमहल है, यानी आगरा में ताजमहल है, यहाँ पर अंदर के अर्थ में का प्रयोग हम देख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण आइए यहाँ पर देखेंगे। पानी में मछली है, यानी पानी के अंदर मछली है। दूसरा एक और तरीकों से यहाँ पर मैं पर को समझाने का प्रयास करता हूँ। पर का अर्थ हुआ ऊपर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, आइए यहाँ पर। मेज पर किताब है, यानी मेज के ऊपर किताब है, यहाँ पर ऊपर के अर्थ में पर का प्रयोग करते हैं। पानी पर नाव है, पानी में मछली है, पानी पर नाव है, यानी में का अर्थ हुआ यहाँ पर अंदर और पर का अर्थ हुआ ऊपर के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसके संबंध में कुछ प्रश्न पत्रिकाओं में पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। और इस व्याकरण बहुविकल्पीय संबंध में एक और विशेष एक अंश है, जैसे कि अव्ययी बोधक की रस्वा की का प्रयोग के संबंध में कुछ प्रश्नों को हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा। ये अध्यापक ने कहा कि
कल स्कूल छुट्टी है। यहाँ पर अव्यय बोधक की का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अध्यापक ने कहा मुख्य वाक्य कल स्कूल छुट्टी है। मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य को जोड़ने के रूप में यहाँ पर रस्व की का प्रयोग हम देख सकते हैं। एक और उदाहरण आइए यहाँ पर देखेंगे। पुलिस ने चोर को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। यहाँ पर भी मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए रस्वाकी का प्रयोग देख सकते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर आइए यहाँ पर देखेंगे रस्वाकी के संबंध में। बिस्कुट खाओगे कि जलेबी, यहाँ पर विकल्प के रूप में भी की का प्रयोग हुआ है। बिस्कुट खाओगे या जलेबी, इस तरह का विकल्प के रूप में भी प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण आइए यहाँ पर देखेंगे। रोहन आया कि मोहन, यहाँ पर भी रस्वाकी का प्रयोग हम इस तरह विकल्प के रूप में देख सकते हैं। और अगला अंश है व्याकरण बहुविकल्पीय व्याकरण संबंधी विराम चिन्ह। लगभग यहाँ पर हम इतने विराम चिन्हों को देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखेंगे। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, भाव सूचक विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह। इन सारे विराम चिन्हों के अंतर्गत विशेषतः परीक्षाओं में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक के संबंध में कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। आइए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। उपर्युक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक। यहाँ पर उत्तर हुआ ये पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण सरल वाक्य है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्नों को हम देख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका आइए यहाँ पर देखेंगे। मोहन अच्छा लड़का है। उपर्युक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है अल्प विराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मय आदि बोधक। यहाँ भी उत्तर है पूर्ण विराम। और दूसरा विराम चिन्हों के अंतर्गत आने वाला दूसरा संभावनीय अंश है प्रश्नवाचक संबंधी कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पूछ सकते हैं। आइए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ। क्षमा कहाँ गई? इस वाक्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह है अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक। यहाँ पर उत्तर हुआ प्रश्नवाचक, क्योंकि क्षमा कहाँ गई, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह के प्रश्न प्रश्नवाचक होने के नाते यहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग को हम देख सकते हैं। इस तरह के कुछ प्रश्नों को प्रश्न पत्रिकाओं में देखने की संभावना हम पा सकते हैं। एक और तरीका है, आइए यहाँ पर देखेंगे एक और उदाहरण। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? इस वाक्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह है अर्धा, प्रश्न, पूर्ण, विवरण। उत्तर हुआ प्रश्नवाचक, क्योंकि वहां पर कौन थे प्रश्नवाचक शब्द होने के नाते यहाँ पर उत्तर हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। और आइए यहाँ पर एक और अंश को देखेंगे इसके संबंध में। शाबाश मेरे वीरों, खूब लड़ो। इस वाक्य में रेखांकित विराम चिन्ह है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं उद्धरण, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक। यहाँ पर उत्तर हुआ विस्मय आदि बोधक, क्योंकि शाबाश यहाँ पर हर्ष और आश्चर्यचकित और अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह विराम चिन्हों के अंतर्गत प्रश्नों को पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। एक और बहुविकल्पीय व्याकरण संबंधी दूसरा अंश है विलोम शब्द। आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण को आपको देते हुए मैं समझाता हूँ। उपयुक्त का विलोम शब्द है अपारहित, नियुक्त, प्रयुक्त, अनुपयुक्त। यहाँ पर उत्तर हुआ उपयुक्त का विलोम शब्द अनुपयुक्त। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। एक दूसरा तरीका है विलोम शब्द के अंतर्गत प्रश्न पूछने का। निम्नलिखित शब्दों में से आयात
का विलोम शब्द है। आय, निर्यात, पर्याप्त, निडर। यहां पर उत्तर हुआ निर्यात। इस तरह दो तरीकों से विलोम शब्दों के अंतर्गत प्रश्न पूछने की संभावनाओं को हम देख सकते हैं। दूसरा अंश है व्याकरण संबंधी मुहावरे। यहां पर आइए कुछ उदाहरण यहां पर देखेंगे। फो, फटना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रभात होना, भाग जाना, काम करना, रात होना। यहां पर उत्तर हुआ प्रभात होना। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। एक दूसरा प्रश्न आइए यहां पर देखेंगे। परिश्रम करना अर्थ देने वाला मुहावरा है। इस तरह का कुछ प्रश्न आने की संभावना है। यहां पर आइए इसके विकल्पों को देखेंगे। कमर कसना, पसीना बहाना, बीड़ा उठाना, सबक सिखाना। परिश्रम करना मुहावरा, अर्थ देने वाला मुहावरा उत्तर है पसीना बहाना। इस तरह का प्रश्न पूछने की संभावना हम देख सकते हैं। अगला अंश है यहां पर समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। इसके संबंध में किस तरह के प्रश्न आते हैं आइए यहां पर देखेंगे। वारी का समानार्थक शब्द है हवा, पानी, आसमान, मिट्टी। वारी शब्द का समानार्थक शब्द हुआ पानी, सही उत्तर है। एक दूसरा तरीका यहां पर प्रश्न पूछने का आइए यहां पर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से दुनिया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न कुछ आने की संभावना है। निम्नलिखित शब्दों में से दुनिया का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए इसके विकल्पों को देखेंगे। संसार, जगत, विश्व, अभिनव। यहां पर संसार, जगत, विश्व ये तीनों दुनिया का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अभिनव इसके अतिरिक्त यानी इसके अलग शब्द है, इससे अलग शब्द है। इस तरह इसका उत्तर हुआ यहां पर अभिनव। इस तरह के प्रश्नों को हम देख सकते हैं। और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछने का एक अंतिम एक अंश है काल। काल के संबंध में किस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है आइए यहां पर देखेंगे। कुछ उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा। आइए इस उदाहरण देखिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। रेखांकित क्रिया रूप इस काल को सूचित करता है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यहां पर पढ़ रहे हैं यानी यह वाक्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। इसके अंतर्गत आइए एक और दूसरे तरीकों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। रामू ने किताब पढ़ी। रामू ने किताब पढ़ी। यह वाक्य क्रिया के इस काल का बोधक है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका उत्तर है भूतकाल यानी किताब रामू ने पढ़ी, भूतकाल सूचक है। इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಧಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಕೀ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ವಿಷ್ಟುವನ್ನ ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.